बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी अब करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाता है, जो एनर्जी मोशन की वजह से आती है उस एनर्जी को बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है, उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कोई सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं उन सब की जो मोशन की वजह से एनर्जी है उसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला बनता है हाफ एम वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी से करेंगे तो आ जाएगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को बोला जाता है स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके अंदर में जो v लिखा हुआ है वो है स्पीड। वैसे इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें v जो है वो वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी लिखेंगे तो भी सेम ही आंसर आ रहा था, तो अपने लिए स्पीड लिखना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था क्योंकि स्पीड है भी स्केलर क्वांटिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला भी है। इसी के अलावा अगर मैं इसको मोमेंटम की टर्म्स में लिखना चाहूँ, इसी को मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया और मास से डिवाइड कर दिया, तो मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वेयर बाई 2m। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर उसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2m से, ये भी काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है और स्पीड जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रेम मतलब कि अगर अपने पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो को उसकी वेलोसिटी किस फ्रेम से मेजर कर रहे हैं या उसकी स्पीड किस फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। जैसे अगर बस है, बस के अंदर से ही हम बस के अंदर बैठे किसी पर्सन की स्पीड मेजर करेंगे तो वो जीरो आएगी, बाहर से मेजर करेंगे उसी पर्सन की स्पीड तो वो नॉन जीरो आएगी। तो ऐसे ही है, तो जो स्पीड है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करती है। सिंस speed is frame dependent, frame dependent, so kinetic energy is also frame dependent। जो स्पीड है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी फ्रेम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये अपने पास में है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब पढ़ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम देखो क्या बताती है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताती है कि कोई भी अपने पास में जो वर्क डन होगा नेट फोर्स की वजह से, वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन बाय नेट फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो नेट फोर्स जो वर्क डन कर रहा होगा, मतलब सब फोर्स का मिला के जो नेट है वो जो वर्क डन कर रहा होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पास में जितने भी फोर्स हैं वो सब वर्क कर रहे हैं, उन सब का मैं सम कर दूं तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो पहले तो मैं इस चीज को समझाता हूं, इसका मतलब क्या है। मतलब कि
वर्क डन बाय नेट फोर्स मान लिया है मैंने F, ठीक है। इसने जो वर्क डन किया है, ठीक है, तो इफ का डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो उसका आंसर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अगर मैं इस फोर्स को बाकी सब फोर्स में ब्रेक डाउन करूं, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, ऐसे मान लेते हैं n फोर्स हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट s के साथ करूं तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल आएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट s के साथ करता हूं, F1 डॉट s प्लस F2 डॉट s, इस तरीके से Fn का डॉट प्रोडक्ट करूंगा s के साथ में, ठीक है। तो ये आ गया है फर्स्ट फोर्स का वर्क डन, दूसरे फोर्स का वर्क डन और nth फोर्स का वर्क डन। तो ऐसे लिखा जा सकता है वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है, तो हम इसमें मोस्ट ऑफ यही यूज करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ आता है। प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बेटा, जैसा कि हमें पता है नेट फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूं, इसको मैंने लिख दिया है, फोर्स को मैं लिख देता हूं, तो फोर्स नहीं, सीधा वर्क डन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा इजी रह जाएगा। स्मॉल वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो उसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने लिख दिया फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के फॉर्मूला लिख देता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए इंटू डी एस। एक्सेलेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। तो स्मॉल वर्क डन है वो आ गया है, एम तो ऐसे ही रखा, डी वी भी ऐसे रखा, डी एस बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डी वी। जो डी एस बाई डी टी है उसको लिखा है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी बन गया है, डी वी है वो ऐसे रहा है, एम है वो ऐसे रहा है, तो ये टर्म इस तरीके से बन गई है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल वर्क डन का तो टोटल वर्क डन आ जाएगा m इंटू वी डी वी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी को लिख दिया u से, फाइनल वेलोसिटी को लिख दिया v से। तो m तो है कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन आ जाता है v की पावर 2/2, इनिशियल और फाइनल। तो हाफ m को मैंने कॉमन ले लिया है, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, तो ये बन चुका है हाफ m v स्क्वेयर माइनस हाफ m u स्क्वेयर। ये बन गया है भाई वर्क डन। तो इसका मतलब है वर्क डन बन चुका है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल। बस यही इस चीज़ का प्रूफ है, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो इक्वल टू हो गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार इस चीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके से ही करे जाएंगे, ठीक है। सिंस ऑल्सो ये लिख लेना, ये अपने पास में पूरा इसको सोल्व किया गया है। तो इस तरीके से जो वर्क डन है उसका आंसर आ गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जो क्वेश्चन है वो इस थ्योरम है इसके ऊपर बेस्ड ही आएंगे। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। इफ ए पार्टिकल एक्सपीरियंस सम फोर्स, एक पार्टिकल है उसने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया, एंड विल हैव डिस्प्लेसमेंट
और उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x इज इक्वल टू 2t² प्लस 6t माइनस 1। तो हमें इस केस में वर्क डन निकालना है उस फोर्स की वजह से। फाइंड आउट वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस या वर्क डन बाय सम फोर्स है, हाँ, दीज फोर्सेस ऑन मूविंग 2 kg mass in first 2 seconds। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 2t² प्लस 6t माइनस 1। ठीक है, इसकी वजह से अपने पास में 2 kg का मास मूव कर रहा है, तो उसने कितना वर्क डन किया होगा पहली 2 सेकंड्स में। पहली 2 सेकंड्स में होने का मतलब है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक। इतने से गैप के बीच में उसने कितना वर्क डन किया है वो हमें निकालना है। तो इसमें हम लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है dx/dt। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4t प्लस 6। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है वो आ जाएगी t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो वो आ जाती है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, 4 टू जा 8 प्लस 6 जो कि बन जाता है 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से लिखा है, फाइनल वेलोसिटी को मैंने v से लिखा है। अब यहाँ पे निकालने वाले हैं वर्क डन। ये जो फोर्स लग रहे हैं इन्होंने कितना वर्क डन किया है। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu²। तो हाफ m को कॉमन ले लिया है, v² माइनस u²। हाफ जो इसका मास है वो है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी है वह है 14, इनिशियल वेलोसिटी है 6। तो इसका आंसर बन जाता है 14² माइनस 6²। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाता है 14² माइनस 6²। तो इसमें थ्योरम लगा देते हैं a² माइनस b², 14 प्लस 6 तो बन जाएगा 20, 14 माइनस 6 बन जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाता है 160 जूल। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज है, उसका आंसर ये आ गया। बस यही इसका आंसर था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो करते हैं। इफ ए पार्टिकल हैज मास 2 kg, एक पार्टिकल है जिसका जो मास है उसकी वैल्यू है 2 kg और उसकी वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी है उसको दिया जा रहा है √2x से। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। 1 मीटर से लेकर ये पार्टिकल 4 मीटर तक जाएगा, तो इतनी सी प्रोसेस में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसके अंदर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो वेलोसिटी ही गिवन है, तो पहले निकाल लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब होगी जब इनिशियल पोजीशन पे होंगे, तो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई है √2। फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे फाइनल वाले कंपोनेंट पुट कर दिए हैं, 2 × 4 मतलब कि √8। ठीक है, तो ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है। तो इसमें हम निकालेंगे वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर।
हाफ m को कॉमन ले लिया, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, तो हाफ। बॉडी का जो मास है वो है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वेयर है वो है √8 का स्क्वेयर, तो वो बन गया है 8। इनिशियल वेलोसिटी का जो स्क्वेयर है वो √2 का स्क्वेयर है, जो कि बन गया है 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 में से 2 गया तो बन गया है 6 जूल। तो जो वर्क डन बाय ऑल फोर्स है उसका आंसर हो चुका है 6 जूल, जिसको कि मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ। तो बस ये आंसर आ गया है इसका। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इस तरीके से इजीली प्रॉब्लम्स भी सोल्व करी जा सकती हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तक का था। अब देखो इसके बाद में एक नई चीज़ है वो बताता हूँ, तो देखो नोट करके लिख लो इसको। तो बेटा इंटरनल फोर्स होते हैं, क्या वो वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पे बेस्ड है अपना अगला कंसेप्ट, कि जो इंटरनल फोर्स है उनका वर्क होगा या नहीं होगा। ठीक है, ए बॉम्ब इज ब्लास्ट इनटू 2 पार्टिकल्स। कोई भी अपने पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो इंटरनल फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है, एक बॉम्ब है जो कि है रेस्ट पे। अब ये अपने पास में ब्लास्ट हो गया है 2 पार्टिकल्स में, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। तो एक पार्टिकल अगर राइट में जाएगा तो दूसरा पार्टिकल लेफ्ट में जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ताकि मोमेंटम को कंजर्व किया जा सके। m1 का जो वेलोसिटी है वो होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, एक की लेफ्ट डायरेक्शन में एक की राइट डायरेक्शन में, ताकि इसका जो नेट मोमेंटम है उसको कंजर्व किया जा सके या नेट मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जा सके। राइट साइड में जा रहा है उसका मोमेंटम है +p, और लेफ्ट डायरेक्शन में जो जा रहा है उसका मोमेंटम मानना पड़ेगा -p। ऐसे होता है अपने पास में बॉम्ब का जो ब्लास्ट है वो। ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बताता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होंगे। इनिशियल 0 था तब जाके फाइनल 0 है। तो इंटरनल फोर्स ने मोमेंटम को चेंज नहीं किया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे लगा ही नहीं है, इंटरनल फोर्स की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है। बट अगर यही बात काइनेटिक एनर्जी के लिए करी जाती है तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो 0 थी, क्योंकि पूरा मास इनिशियली रेस्ट पे था। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो देखो क्या है, हाफ m1v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2v2 स्क्वेयर। ठीक है, इस बॉडी का जो मास है वो m1 है, इसकी वेलोसिटी है v1। पॉजिटिव टर्म है, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। v2 का क्योंकि स्क्वायर किया तो ये टर्म भी पॉजिटिव बन गई। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, चाहे वेलोसिटी नेगेटिव भी होती तब भी उनका स्क्वायर करते टाइम में पॉजिटिव ही बन जाना था। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है अपने पास में पॉजिटिव। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई है, क्योंकि 0 से पॉजिटिव हो जाने में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल थी पॉजिटिव, पॉजिटिव में से 0 को घटाया तो क्या बच गया है, पॉजिटिव। इसका मतलब है जो इंटरनल फोर्स है उन्होंने जो वर्क डन किया है वो भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चली है, जो इंटरनल फोर्स होते हैं वो मोमेंटम को चेंज नहीं करते हैं, बट जो इंटरनल फोर्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं या वर्क डन कर सकते हैं। ये होता है अपने पास में, मतलब कि इंटरनल फोर्सेस
कैन नॉट चेंज द मोमेंटम, इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी, पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है कि इंटरनल फोर्स भी वर्क कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस ऑल्सो कैन डू वर्क डन, जो इंटरनल फोर्स हैं वो भी वर्क डन कर सकते हैं। ये होता है अपने पास में वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये चीज़ हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चली है। ये दो पॉइंट, दोनों पॉइंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन, एक मास है m जो कि v स्पीड से मूव कर रहा है किसी स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। अगर ये अपने पास में किसी स्प्रिंग के साथ में स्ट्राइक करता है और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, तो उस स्प्रिंग के अंदर में जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा वो हमें निकालना है। ये अपने पास में सिनेरियो गिवन है, ये क्वेश्चन है, m मास है, v वेलोसिटी है, k है स्प्रिंग का कांस्टेंट, ठीक है, और इस तरीके का सिनेरियो है। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। अब देखो जैसे जैसे ये मास है इस स्प्रिंग के पास में आएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ जाएगा, तो जैसे जैसे मास इसके पास आता जाएगा तो मास की वेलोसिटी कम होती होगी, मास की वेलोसिटी कम होती रहेगी और स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ता रहेगा। एक मोमेंट ऐसी आएगी जहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उस मोमेंट पे इस मास की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद ये वापस से दूर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा, मास इसको स्प्रिंग को दबाएगा फिर उसमें वापस आ जाएगा। तो जब ये मास यू टर्न ले रहा होगा ये जो ब्लॉक, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि यू टर्न पे वेलोसिटी जीरो होती है, और उस मोमेंट पे स्प्रिंग के अंदर में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा। ये अपने पास में सिनेरियो बनता है। अब ये देखो ये है इस तरीके का सिनेरियो, ठीक है। इस स्प्रिंग के अंदर में यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस लेवल से इतने से लेवल तक का कंप्रेशन इसमें हो चुका है। ये कंप्रेशन मैं मानता हूँ इसके अंदर होने वाला मैक्सिमम कंप्रेशन है। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन है तो यहाँ की वेलोसिटी है वो हो जाती है जीरो। इस तरीके के अपने पास में जो क्वेश्चन है उसका सिनेरियो बन चुका है, ठीक है। एक्स नोट हमने मान लिया है इसका मैक्सिमम कंप्रेशन जो कि हमें निकालना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, आंसर का जो डायग्राम है वो मैंने बना लिया है। तो अब यहाँ पे लगा देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या गिवन है कि भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस देखो इसके ऊपर में लगने वाले क्या है, एम के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, एम जी एक साथ साथ में लग रहा होगा इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, एक है स्प्रिंग का फोर्स। तीन ही फोर्स हैं जो कि वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको लिख देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल जो है वो देखो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्मल लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नॉर्मल का जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं एम जी का वर्क डन, एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक जा रहा है राइट साइड में, तो इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है तो इसका वर्क डन भी जीरो हो गया है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है माइनस हाफ के फाइनल कंप्रेशन, फाइनल कंप्रेशन है एक्स नोट माइनस इनिशियल कंप्रेशन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जो सिस्टम थी उसमें एम मास है उसी की काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली जीरो हो गई है, इनिशियली थी उसकी वी, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई है इनिशियल हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ से बन जाता है माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वेयर
इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर। तो माइनस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो के एक्स नोट स्क्वेयर है वो बन जाता है इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर। एक्स नोट का स्क्वेयर है ये बन गया है एम वी स्क्वेयर बाई के। एक्स नोट की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ एम वी स्क्वेयर बाई के। ये आ गया अपने पास में स्प्रिंग के अंदर में मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो। बस इतना सिंपल सा इसका आंसर था। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस तरीके से इसको प्रूव किया गया है। सिमिलर टाइप का ही एक और क्वेश्चन पूछता हूं जिसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास m moves on a smooth सरफेस, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, किसी v वेलोसिटी से। देयर इज ए स्प्रिंग इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने एक स्प्रिंग भी रखी हुई है। तो हमें क्या है कि फाइंड आउट द कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग when velocity become हाफ। ठीक है, जो मास है उसकी वेलोसिटी जब हाफ हो जाती है उस मोमेंट तक उसमें कितना कंप्रेशन हुआ है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन ही है, कोई भी इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो नहीं गिवन है। देखो क्या है कि पहले इसको ऐसे स्प्रिंग को यहाँ पे बांधा गया था और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट था वो के था। ठीक है, एम मास था, वी वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, एम मास था, वी वेलोसिटी से जा रहा था और इसको ये कंप्रेस करने की ट्राई कर रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब हमने इसको, जो इसकी वेलोसिटी है वो v/2 हो गई है, तब तक में इसने कितना सा कंप्रेशन कर दिया होगा। यहाँ से लेकर इस लेवल तक जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो चुकी है। ठीक है, इस कंप्रेशन को मैं मान लेता हूँ x1 का कंप्रेशन है ये। ओके, तो x1 वाला जो कंप्रेशन है वो निकालना है। सेम कंसेप्ट लगेंगे जो अब से पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम ही चीज़ें लगेंगी। इस डायग्राम को बनाओ और वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो, बाकी मैं बताता हूँ इसका आंसर। वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अपने पास में वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो नॉर्मल का वर्क डन 0, एम जी का वर्क डन 0, स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा हाफ के, फाइनली जो कंप्रेशन आया है उसका इनिशियल कंप्रेशन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया है तो बचा है 1/4 माइनस 1 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में बचा है हाफ के x1 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा माइनस के x1 स्क्वायर। 1/4 में से 1 घटाया तो बचा है माइनस 3/4 एम वी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है। x1 स्क्वायर की वैल्यू बचती है 3/4 एम वी स्क्वायर बाई के। तो जो x1 है उसकी वैल्यू बच जाएगी अंडर रूट 3/4 एम वी स्क्वायर बाई के। ये आ जाता है इस केस में कंप्रेशन। बस इतना सिंपल सा इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में इससे ज़्यादा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से, पार्टिकल का मास है
1 kg। और ये पार्टिकल अटेन करता है 40 मीटर की हाइट। तो इस केस के अंदर में जो रजिस्टिव फोर्स है उनका वर्क डन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो इस तरीके से है अपने पास में सिनेरियो। 1 kg का जो पार्टिकल है उसको रखा गया है, ऊपर की तरफ 40 की स्पीड से उसको फेंका गया था। अब ये जो पार्टिकल है इसने जो हाइट अटेन करी है वो है 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट 40 मीटर तक ये पार्टिकल ऊपर गया है। 40 मीटर के ऊपर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में इसकी वेलोसिटी है जो वो 0 हो जाती है। इस केस में हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर में जो रजिस्टिव फोर्स लग रहे हैं उन्होंने कितना वर्क डन किया होगा। ठीक है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इस पार्टिकल पे जो फोर्स वर्क डन कर रहे होंगे, जैसे ये पार्टिकल हवा में जाने लगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस पे सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो रजिस्टिव फोर्स है, एक ग्रेविटी है। ये दो ही इस पे वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन बाय इसका वेट और वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स, और ये निकल के आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो mg जो है उसने कितना वर्क किया होगा, इस पार्टिकल पे mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg। डिस्प्लेसमेंट इसने किया है 40 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ में, तो कोस ऑफ 180 डिग्री ये अपने पास में आ जाता है वर्क डन बाय वेट। ओके, प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है तो वहां की काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल जिस पॉइंट से थ्रो किया था वहां की काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इसके अंदर में जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। एम है मास की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू है 10 इंटू 40 और कोस 180 होता है माइनस, प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, मास की वैल्यू है 1 और 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600, तो माइनस 400 प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स, तो ये हो जाता है माइनस 800। वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स बन जाता है माइनस 800 प्लस 400, मतलब कि माइनस 400 जूल। तो जो रजिस्टिव फोर्स हैं उनका वर्क डन है वो हो चुका है माइनस 400 जूल। बस इतना सिंपल सा इसका आंसर आता है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा सिनेरियो है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। ठीक है, डायग्राम की टर्म्स में इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। एक इस तरीके से है, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से जाके नीचे की तरफ में वापस गिर गया। तो ये पार्टिकल नीचे वापस में गिरा, तो जस्ट गिरने से पहले इसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे है अपने पास में। मास है पार्टिकल का वो है 2 kg। तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड आउट वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्सेस, वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्सेस इन कंप्लीट पाथ। इसने जो कंप्लीट पाथ ट्रेवल किया है, इतने से पाथ के अंदर में जो रजिस्टिव फोर्स हैं उन्होंने कितना वर्क डन कर दिया होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इतना सा इसका सिनेरियो है। तो इसमें लगाता हूं मैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्स में जो काम कर रहा है वो है ग्रेविटी प्लस रजिस्टिव फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया है, ऊपर उठ के जहीं पे आ गया है, तो ग्रेविटी में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है जी की डायरेक्शन में, तो उसी लेवल पे वापस आ गया है। तो ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो जीरो हो गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ इंटू मास
इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वर्क डन बाय रजिस्ट्री फोर्स आ जाता है 30 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। 30 माइनस 40 करेंगे तो -10, 30 प्लस 40 करेंगे तो 70। तो इसका आंसर आ जाता है -700 जूल। तो वर्क डन बाय रजिस्ट्री फोर्स जो है उसका आंसर आता है -700 जूल। बस ये आ जाता है इसका करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी से अपना आंसर आ गया है। तो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपने पास में जितने भी फोर्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है कंजर्वेटिव फोर्स, एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले टाइप का जो फोर्स है उसको लिखते हैं कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में। These are special kind of force, in which work done against them will not depend on path, but depend on initial and final situation only, initial and final position only। ऐसे जो फोर्स हैं उनको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरीके के फोर्स है जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है, पाथ पे इनका वर्क डन है वो डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, इस पे बेस्ड कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, वो देखो वो क्या पॉइंट्स हैं। तो इस पे बेस्ड जो अगले पॉइंट है अपने पास में, वो है अपने पास में अगर मैं किसी क्लोज पाथ में इसको मूव करवाऊं तो इसका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सिचुएशन क्लोज पाथ में सेम ही होती है। इनिशियल पोजीशन है, ऐसे ही घूम के इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो फाइनल पोजीशन भी यही है। तो ऐसे पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो होगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। जो क्लोज लूप है उसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वो जीरो होगा। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है तो उसका वर्क डन है वो जीरो होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स की एक और प्रॉपर्टी भी है, इनके अगेंस्ट में जो भी हम वर्क डन करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, इनके अगेंस्ट में जो भी वर्क डन हमने किया तो एक एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो गया है, जिसको हम बाद में रिकवर कर सकते हैं। द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्स will be stored in terms of energy। ये जो इनके द्वारा वर्क डन किया गया है वो एक एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो जाता है, that can be recovered later on, जिसको हम बाद में रिकवर भी कर सकते हैं। ये है अपने पास में कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन या कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब। ओके, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो एक एनर्जी की टर्म में स्टोर हो गया है और उस एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी is known as potential energy।
उस एनर्जी का नाम होता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी के टर्म्स में ये वर्क डन है, ये स्टोर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे जो फोर्स है उनको बोला जाता है कंजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कंजर्वेटिव फोर्स के। कंजर्वेटिव फोर्स का जैसे एग्जाम्पल है अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कोई भी कांस्टेंट फोर्स है वो कंजर्वेटिव ही होगा। कोई भी सेंट्रल फोर्स है वो कंजर्वेटिव ही होगा। सेंट्रल फोर्स का मतलब है जो सेंटर से सेंटर में लग रहा हो, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था, इन दोनों पॉइंट के इसके सेंटर से इसके सेंटर तक में लग रहा होता है, तो ये वाला फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही माना जाएगा। तो जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपने पास में कूलम्स फोर्स है वो भी सेंट्रल फोर्स है, तो ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स ही होते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टाइप के जो फोर्स है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझते हैं। सेकेंड टाइप का फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये फोर्स जो भी वर्क डन करेंगे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी, पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। नॉन कंजर्वेटिव का पाथ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव का पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इन दीज फोर्सेस, इन दीज फोर्सेस द वर्क डन will depend on पाथ। जो वर्क डन है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पे तो करेगा ही करेगा, बट पाथ पे भी करेगा। इन क्लोज्ड लूप द वर्क डन इज नॉन जीरो। अगर मैं कोई क्लोज लूप के अंदर में घूम जाता हूँ तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, और इनके द्वारा इनके अगेंस्ट में जो भी वर्क डन किया है वो किसी भी टर्म में स्टोर नहीं होता है, उसको हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज लिखते हैं, द फोर्स इन विच वर्क डन अगेंस्ट देम, वर्क डन अगेंस्ट देम इज lost completely और partially। इनके में जो वर्क डन किया है या तो वो completely ही खत्म हो जाएगा या तो वो partially खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कैन नॉट बी रिकवर्ड लेटर ऑन, बाद में उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। इनमें पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई भी टर्म नहीं होती। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में कोई भी एनर्जी नहीं होती है, कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जिसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, जैसे कि अपने पास में फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ऐसे टाइप के जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उनका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ पे डिपेंड करता है तो वो फोर्स हो जाते हैं नॉन कंजर्वेटिव, और इनके लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं करेंगे। एक एनर्जी डिफाइन किया करेंगे, जो एनर्जी रिकवर कर सकती है कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को, उसको बोलेंगे आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। चलो अब देखो कुछ फोर्स बताता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अपने पास में कोई फोर्स है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरीके से ये अपने पास में फोर्स है। ठीक है, इसमें
फाइंड आउट वर्क डन टू मूव अलोंग पाथ, एक पाथ है उसके अलोंग जाना है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपने पास में पाथ है, फ्रोम 0,0 टू 1 टू 4,2, 4,2 इसी लाइन पे पॉइंट होगा। ओके, तो इस पाथ पे हमें वर्क डन करके निकालना है। तो देखो, सबसे पहला काम तो अपने पास में ये पाथ ही ड्रॉ करना होगा। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो इस केस में x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर का पैराबोला बनेगा, तो ये अपने पास में होगा सी शेप्ड पैराबोला। सी शेप पैराबोला बनेगा जो कि इस तरीके से हमें दिख रहा हो, ऐसा सा पैराबोला बनेगा। और इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,0, और हम कहाँ पे चले गए हैं 4,2 तक। और इस जो कर्व है, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो हमें इस केस में वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? फोर्स का x कंपोनेंट dx प्लस फोर्स का y कंपोनेंट dy, ऐसे निकाल लेते थे, कोई भी वर्क डन होता था। तो इसमें देखो, मैंने x का कंपोनेंट लिखा तो आया एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, वाई का कंपोनेंट लिखा तो y इंटू डी वाई। अब x में इनिशियल कंडीशन पुट करी तो 0, और फाइनल कंडीशन पुट करी तो फाइनल पॉइंट पुट किया तो 4। y में भी इनिशियल कंडीशन पुट करी तो 0 और फाइनल पुट किया तो है 2। तो इस केस में देखो, हमें पाथ वाली इक्वेशन का कुछ काम ही नहीं करना पड़ा, इसको करके ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वेयर का सोल्व करेंगे तो x की पावर 3/3, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर 4 तक, प्लस y का हो जाएगा y की पावर 2/2, लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। तो 1/4, 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब, प्लस 1/2, 2 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अपने पास में बन चुका है 4 क्यूब, 4 क्यूब अपॉन 4 कर देंगे तो ये बन जाएगा 16, प्लस ये बन जाएगा 2। इसका जो वर्क डन है वो आ गया है 18 जूल। इसको वर्क डन निकालते टाइम में हमें पाथ वाली इक्वेशन जो है उसको कहीं पे पुट ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज़रूर समझने के लिए बनाया है, बट इसमें इसके इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसकी पाथ वाली इक्वेशन को हमें पुट ही नहीं करना पड़ा। इसका मतलब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे हियर द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला जो फोर्स है अपने पास में, ये फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो वैल्यू हैं या जो पोजीशन है उनको ही पुट करना पड़ा है, उनसे ही अपना आंसर आ गया है। तो ऐसे वर्क डन को बोला जाता है, ऐसे फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि वर्क डन निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास में कोई फोर्स है, ए फोर्स इज इक्वल टू 2xy आई कैप प्लस 3y स्क्वेयर जे कैप, ऐसे है अपने पास में। ठीक है, इफ दिस पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मूव करवाते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x फ्रोम ओरिजिन टू 2,4, ओरिजिन से स्टार्ट करके 2,4 वाले पॉइंट तक हम इसको लेके जा रहे हैं। तो ऐसा करने में कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा? फाइंड आउट वर्क डन। तो इस केस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि कितना सा इस केस में वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ओके, तो इतना सा अपना सिनेरियो है, ये है फोर्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मूव करवाया गया है इस लाइन के अलोंग में।
चलो तो फिर करते हैं अब इसको सोल्व। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो सबसे पहला काम रहेगा अपना ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बनाना। ये वाली जो हमने स्ट्रेट लाइन है ये बना ली है, y इज इक्वल टू 2x, और स्टार्ट कर रहे हैं हम 0,0 से लेकर 2,4 तक। इस केस में देखो वर्क डन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 2xy इंटू डी एक्स, प्लस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है 3y² इंटू डी वाई। तो अब देखो अपने पास में एक सिचुएशन आ गई है प्रॉब्लम वाली। यहाँ पे देखो इसमें x भी है और y भी है, और इंटीग्रेशन हमें करना पड़ रहा है dx की टर्म्स में। तो ये इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि y तो अलग ही चीज़ है, x है वो अलग ही चीज़ है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इसको पहले कंप्लीट को x की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे y को भी x की टर्म्स में। तो ये अपने पास में बन जाएगा 2x, y की भी वैल्यू है 2x इंटू डी एक्स, प्लस 3y² इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा 4x² dx 3y² इंटू डी वाई। अब यहाँ पे हमने y की जगह पे 2x को पुट किया, और ये आया अपने पास में इक्वेशन ऑफ पाथ से। तो यहाँ पे पाथ की इक्वेशन का यूज हमें करना पड़ा है। तो इसलिए ये जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स इसके अंदर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर समझ नहीं आया है इसी को बाद में रिवाइंड करके देखो इस सेम वीडियो को, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो लिमिट पुट करता हूँ, x की वैल्यू है 0 वहाँ से लेकर 2, y की लिमिट है 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4, x² है, x² का आंसर आ जाएगा x की पावर 3/3, और इसकी लिमिट आएंगी 0 से लेकर 2, 3 y³ इसकी लिमिट आ जाएंगी 0 से लेकर, ये आ गया है 4/3, और 2 का क्यूब हो गया है 8 माइनस 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, 32/3 प्लस 4 की पावर क्यूब हो जाएगी 64। तो इतना सा जूल है इसका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, आगे जाके इसको सोल्व किया जा सकता है, बट मेन जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या है, दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ये जो फोर्स है ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये अपने पास में कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी लॉजिक नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको समझो। पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिखा जाता है यू से। ठीक है, तो ये अपने पास में होती है एनर्जी किसी कन्फिग्रेशन की वजह से या पोजीशन की वजह से। इन सब एनर्जी को डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब है पोजीशन, ठीक है, या और कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो, उन सब की वजह से जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ उन फोर्स में आएगी जो फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इसके बारे में लिखते हैं, इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कंजर्वेटिव। अगर सारे फोर्स हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव हैं, देन फॉर ईच कन्फिग्रेशन
तो हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक हम एनर्जी डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ए फिक्स्ड एनर्जी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई सिस्टम है उस पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं तो उसमें हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम एक एनर्जी डिफाइन कर देंगे, उस एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बेटा क्या इसका फ़ायदा होता है, किस तरीके से है। तो अगर अपने पास में कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो हर केस में मतलब हर एक जगह के लिए हमने एक एनर्जी डिफाइन कर दी है कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी एक एनर्जी है, दूसरे टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी अलग एनर्जी है। तो इस तरीके से जो एनर्जी डिफाइन करी गई है उस एनर्जी का नाम ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में अगली लाइन और समझो। तो अब इस केस में अगर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है तो हमें उतना ही वर्क देना पड़ेगा जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आया है। टू गो फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन से हमें दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, देन वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड वर्क डन या वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दो कॉन्फ़िगरेशन थी इनकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, उसके बराबर वर्क डन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को बोला जाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो तो बेटा समझाता हूँ इसका क्या लॉजिक है, कैसे, जिससे कि एग्जाम्पल से आप सब भी इसको समझ सको। ठीक है, एक अपने पास में ये है कोई ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे अपने पास में पानी रखा हुआ है बाल्टी में, ठीक है, या किसी तरीके से ग्राउंड पे रखा हुआ है और उस घर के ऊपर एक टंकी रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से पानी को हमें यहाँ से यहाँ पे पहुँचाना है, तो वो पानी इधर लोअर पॉइंट से ऊपर की तरफ में खुद नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन पे जब पानी रखा हुआ था तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो हायर कॉन्फ़िगरेशन पे चला गया तो उसकी एक अलग पोटेंशियल एनर्जी है। लोअर पे अलग पोटेंशियल एनर्जी थी, ऊपर पे अलग पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऊपर पे हमें लेके जाना पड़ा पानी, तो हमें इस केस में वर्क डन करना पड़ा, मोटर को चलाना पड़ा। बट इसी केस में जब ऊपर से पानी को नीचे लेके आना है तो हमें सिंपली यहाँ पे जो लगी हुई टैप है उसको ओपन कर देना है। ठीक है, इसमें अपने पास में पानी खुद से ही ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी स्टोर हो गई है, क्योंकि इस केस में एक एनर्जी स्टोर थी, इस केस में एक एनर्जी स्टोर है, तो यहाँ से यहाँ पे ले जाने में वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे ले जाने में वर्क हमें खुद ही मिल गया। तो हर कॉन्फ़िगरेशन की एक पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन करी है। यहाँ पे पानी है तो अलग एनर्जी है, यहाँ पे है तो अलग एनर्जी है, यहाँ पे है तो अलग एनर्जी है। ठीक है, अब ये देखो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पानी को मुझे यहाँ से लेकर इधर पे पहुँचाना है, चाहे मैं सीढ़ियों से बाल्टी भर के लेके जाऊँ, चाहे मैं मोटर चलाऊँ। दोनों केस में जब पानी को वापस उतारा जाएगा तो सेम स्पीड से ही टैप से बाहर निकलेगा। तो पाथ का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो अपने पास में ग्रेविटी जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से ही वर्क डन हो पा रहा है। यही उसकी सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको इसके जो वर्क डन है उसको हम बाद में रिकवर कर सकते हैं। तो ये बाद में हमने रिकवर कर लिया है। तो इस तरीके से हो जाता अपने पास में कंजर्वेटिव फोर्स और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जितना कंजर्वेटिव फोर्स ज़्यादा वर्क करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होती हुई चली जाएगी। ये होता है इस चीज़ का मतलब।
ये लिख लिया, चलो ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका जो कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए तो हम खुद की मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें हमने फाइनल और इनिशियल का सब्ट्रैक्शन करके इसके बराबर आंसर लेके आना है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनिशियल की कुछ वैल्यू यही होनी चाहिए, नहीं। इनमें से किसी भी एक वैल्यू को खुद से भी जीरो माना जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली दूसरी वैल्यू हम निकाला करेंगे। तो उस चीज़ को जिसको हमने जीरो माना है उसको बोला करेंगे रेफरेंस। वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोलेंगे उस रेफरेंस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब इससे बेस्ट कुछ पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। नहीं, पहले इस पे बेस्ड एक आधा जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास में बेटा गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 2x² y प्लस z, तो इस केस में हमें निकालना है फाइंड आउट वर्क डन टू मूव a particle from 0,0 to 1,1 by कंजर्वेटिव फोर्सेज, कि कंजर्वेटिव फोर्सेज ने कितना वर्क डन किया है 0,0 से लेकर 1,1 तक जाने में। तो ये हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जब 3D कंपोनेंट है तो 3D के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 0,0,1 और 1,1,1 इस तरीके से हमने मूव किया है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब लिख लेंगे जब u वाले कोऑर्डिनेट्स में 0,0,1 पुट करें, तो अपने पास में ये बन जाता है 2 × 0, तो आगे की टर्म लिखता ही नहीं हूँ, इंटू 1। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई है 1 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2 × 1² इंटू 1 प्लस 1, तो 2 + 1, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 3 जूल। तो इसमें आ जाता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखा जा सकता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1 - 3 जूल। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाती है -2 जूल। बस ये हो जाता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उस केस में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सिनेरियो होता है ये, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और देखो, चलो कुछ और क्वेश्चन भी पूछता हूँ इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 2x - y², find out work done by conservative forces to move from 0,0 to 2,1, 0,0 से लेकर 2,1 तक जाना है। ये अपने पास में फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गिवन है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनका वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। लिखो इस क्वेश्चन को और इसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालो। तो सबसे पहले अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिख लेते हैं 2x - y²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जब x और y की वैल्यू 0, 0 पुट करेंगे, तो 0।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जब यहाँ पे 2,1 पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन, एक ही बात है। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 स्क्वेयर, तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया है 3 जूल। इसमें जो हमें निकालना है वो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी घटा दिया, इनिशियल थी 0 और फाइनल थी 3, तो इसका आंसर आ जाता है -3 जूल। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है उनको निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी है उनको डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं अभी। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैं एक यहाँ पे कोई एक रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। मान लेता हूँ ये है पॉइंट ए, ये है लेवल बी, एक लेवल है ए, एक लेवल है बी। ओके, ए और बी के लेवल है, इनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो है एच, एच है इन दोनों की हाइट का डिफरेंस। ठीक है, ए वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूँ यू ए, और बी वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं मान लेता हूँ यू बी। ओके, एक पार्टिकल है जो ए लेवल से लेकर, एम मास का पार्टिकल है जो ए लेवल से लेकर बी लेवल पे चला गया है किसी भी पाथ के अलोंग जाते हुए। कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ए से लेकर बी पे पहुँच गया है ये एम मास। ठीक है, पाथ मैटर ही नहीं करता है, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली इस पाथ को बना दिया है। तो बेटा समझते हैं, एक पार्टिकल ए से लेकर बी तक में जाएगा, उस केस में जो वर्क डन है वो कितना होगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो ग्रेविटी ही है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया होगा। तो भाई इस पार्टिकल पे जो वेट है नीचे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल ने जो वेट है वो नीचे लग रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो इस तरीके से mgh इंटू कोस 180 डिग्री। तो इसका जो वर्क डन आ गया है वो आ गया है -mgh। पर जैसा कि हमें पता है, बट एज वी नो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो नेगेटिव ऑफ -mgh, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा mgh। मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है mgh। तो ये हमने डिफाइन कर ली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो। बट बेटा इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस चूज करना होता है जिससे हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान बना सकें। तो रेफरेंस मैं मान के चल लेता हूँ फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए ऐसा मान के चल लेंगे जो ए वाला पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब जो बी वाला पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ये अपने पास में हो गया है रेफरेंस। ठीक है, अब ऐसा अपने पास में रेफरेंस बन गया है और ये हमेशा के लिए स्टैंडर्ड रहेगा। तो अपना जो फाइनल रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट क्या आया है वो लिख लेते हैं अब। तो हम कोई भी एक रेफरेंस मान लेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, उससे h हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे h हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू हो जाएगी +mgh। और इससे अगर हम h हाइट नीचे जा रहे हैं तो इस लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -mgh। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी जाती है। एक रेफरेंस लेवल है वहाँ पे 0, उससे ऊपर की तरफ +mgh, उससे नीचे की तरफ में -mgh। ये हो जाता है अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक। ओके, नेक्स्ट देखो, एक और चीज़ हमें इसमें पता चल रही है कि हम देखो जैसे
नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। ठीक है। एक्चुअल में जो ग्रेविटी यहाँ पे जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस तरफ लग रहा होता है, mg जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। इसका मतलब कि अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। ठीक है। इसमें जो बेटा u इक्वल टू जीरो था वो हमने अजूम किया था खुद से, इसके आगे मैंने लेट लिख दिया। तो इन डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही होती। ठीक है। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फोर्स ऑलवेज एक्ट, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। जो फोर्स है वो हमेशा उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। ये अपने पास में दो रिजल्ट आ गए हैं और साथ साथ में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट जो अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के अंदर में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तो देखो स्प्रिंग के बारे में लिखते हैं। लेट अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट स्टेंट, ये हमने एक स्प्रिंग मान लिया है। ठीक है। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है के। ठीक है। सबसे पहले जो इस तरीके से रखा हुआ है तो इस स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन, कोई भी कंप्रेशन नहीं है, तो ऐसे स्प्रिंग को बोलते हैं कि ये स्प्रिंग जो नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, ये जो स्प्रिंग रखा हुआ है ये रखा हुआ है नेचुरल लेंथ, तो इसको बोल लेंगे नेचुरल लेंथ। ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है कि इस स्प्रिंग को मैंने अगर एक्सपेंड कर दिया है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, इधर से इतना आगे तक ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर में x1 एक्सपेंशन आ गया है। ठीक है। अगर इस स्प्रिंग में ऐसे बनाया जाए, इस स्प्रिंग को अगर मैंने कंप्रेस कर दिया है तो कंप्रेस कर देंगे फिर ऐसा बन जाएगा। इधर की डायरेक्शन में मूव किया है तो ये वाला जो स्प्रिंग है इसमें x2 कंप्रेशन है। ये है नेचुरल लेंथ पे, ये है एक्सटेंशन, ये है कंप्रेशन। इस तरीके से है अपने पास में स्प्रिंग के अलग अलग। पहले जो था स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, एक्सपेंशन करते हैं तो इस तरफ हो गया और कंप्रेशन करते हैं तो इस तरफ। ठीक है। तो इस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि किसी केस में कितनी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर में। तो अब इस केस में दो सिनेरियोज के बीच में कंपैरिजन कर लेता हूँ। ठीक है। लास्ट वाले को इस वजह से मैं रब कर देता हूँ ताकि इस वाला जो केस होगा उसको मैं अलग से लिख। ठीक है। हमें तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए। सबसे पहले जब नेचुरल लेंथ पे था तो उस केस में मान लेते हैं इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो u1 है। ठीक है। या u इनिशियल है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लेते हैं फाइनल पोटेंशियल। बस इतना सा अपने पास में सिनेरियो है। अब देखो इसमें कैसे मैं डिफाइन करता हूँ। जैसा कि हमें पता है एज वी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक जाने में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में कितना वर्क डन करेगा कंजर्वेटिव फोर्स।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका आंसर हो जाता है वही हाफ माइनस हाफ के फाइनल इलोंगेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन। ठीक है, इनिशियली कुछ भी इलोंगेशन नहीं था, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इसमें से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ के एक्स वन स्क्वेयर माइनस हाफ के जीरो स्क्वेयर, और ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलूँ तो यहीं से अपने पास में रेफरेंस आ जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसकी वैल्यू तो आ जाती है हाफ के एक्स वन। ठीक है, अब क्योंकि हमें रेफरेंस के साथ में लिखना है, रेफरेंस के साथ में जो लिखना है वही लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था या जब नेचुरल लेंथ पे थी, नेचुरल लेंथ पे जब बॉडी रखी हुई थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। जब वो फाइनल सिचुएशन पे चली गई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स वन। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर में एक्सटेंशन या एक्सपेंशन एक्स वन आ जाता है, एक्सटेंशन होता है ये। स्प्रिंग के अंदर में एक्सटेंशन अगर एक्स वन आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी लिखी जाएगी। तो इस केस में अपने पास में रेफरेंस क्या बन गया है, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है ये रेफरेंस बन गई है। जब कोई भी एक्सटेंशन नहीं है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बोलेंगे, जब एक्सटेंशन एक्स वन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे हाफ के एक्स वन। और अगर कंप्रेशन है तो उसको माइनस में पुट कर देंगे, उसका भी आंसर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स को लिख सकते हैं कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन, इन दोनों में से कुछ भी हो तो चाहे माइनस का स्क्वायर करे चाहे प्लस का स्क्वायर करे सेम ही आए। ये अपने पास में है इस केस में। ठीक है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है। एक ग्राफ है, ग्राफ में इसको बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ तो दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी का बनाएंगे, ग्रेविटेशनल का भी और स्प्रिंग का भी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लिखी थी mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लिखी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो दोनों का ग्राफ बना के बता दें। सबसे पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है mgh। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये है हाइट। जितनी ज़्यादा हाइट इसकी बढ़ रही होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा हाइट नेगेटिव में जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, सेकेंड ग्राफ है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है जो, उसकी वैल्यू आ जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो अपने पास में पैराबोलिक बनेगा, ऐसा सा करके इसका ग्राफ बन जाता है क्योंकि पैराबोला है। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जीरो के कोरस्पोंडिंग जीरो मान रहे तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आगे जाके कुछ केस पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा ऊपर से भी ये ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, बट अभी के लिए अपनी सिचुएशन ये। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वैल्यू है u इज इक्वल टू एम जी एच। ये इसका ग्राफ है, वो था u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। दोनों टाइप के जो ग्राफ है वो हमने बना लिए हैं। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने पास में एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने पास में कंप्रेशन हो रहा है। इस तरीके से कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन हो रहे हैं लेफ्ट राइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये अपने पास में सिनेरियो बन जाते हैं। और देखो अब हम इस तरीके का यूज करके, इन सब का यूज करके ही अदर कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं। अदर फॉर्मूला और प्रॉब्लम, कुछ फॉर्मूला है जिनका हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो फॉर्मूलाज में लिखता हूँ।
जैसे कि बेटा हमें पता है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो डी यू, इसको मैं बहुत स्मॉल चेंज कर लेता हूँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव। ओके, अब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वैल्यू अपने पास में क्या होती है? जब इसका स्मॉल चेंज है तो वर्क डन भी बहुत स्मॉल आएगा, और स्मॉल वर्क डन हो जाता है अपने पास में कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू आ जाती है डी यू अपॉन डी आर, और माइनस है वो भी। तो अभी अगर कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उसका पोजीशन के साथ में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर में जो माइनस साइन है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है उसी डायरेक्शन में कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू निकाली जा सकती है इस चीज़ का यूज कर। बट ये तो हमने पोजीशन की टर्म्स में लिख लिया कि पोजीशन वेक्टर गिवन हो या पोजीशन गिवन हो तो ऐसे करेंगे। बट अगर अलग अलग कंपोनेंट गिवन हो, फोर्स का एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है, जेड कंपोनेंट गिवन, ठीक है, या वो कंपोनेंट हमें निकालने हैं, पोटेंशियल गिवन है, उस केस में क्या इसका सिनेरियो है वो यूज करेंगे, वो और तरीका बता। तो एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे कभी फोर्स निकालना हुआ तो हम कर लेंगे माइनस कर ली यू अपॉन कर लिया। वाई डायरेक्शन में कभी फोर्स निकालना हुआ तो माइनस कर ली यू अपॉन कर ली वाई, और जेड डायरेक्शन में कभी फोर्स निकालना हुआ तो माइनस कर ली यू। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के फोर्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड। जो करली है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पार्शियल डेरिवेटिव को, पार्शियल डेरिवेटिव को। ठीक है, ये अपने पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये अपने पास में बिल्कुल सिंपल सा और क्लियर सा सीन। इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन है वो करके बताता हूँ। सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स निकालना है और वर्क डन निकालना हो तो ये तरीके हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 2x² y प्लस जेड, ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड आउट फोर्स एट 1,1,1। इस पॉइंट पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो निकाला जाएगा माइनस कर ली यू अपॉन कर ली एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उससे अपने पास में फोर्स निकल के आ जाए। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का ये मतलब है कि जब भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो 2y है इसका तो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y तो एज इट इज हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन है वो आ जाएगा 2x, जेड तो कांस्टेंट ही है तो उसका डिफ्रेंसिएशन जी, आंसर आ जाता है -2xy। अब ये पॉइंट है, इसको पुट करते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, z की जगह पे 1, तो आंसर आ जाता है -2। नेक्स्ट निकालते हैं y डायरेक्शन में फोर्स, माइनस कर ली यू अपॉन कर ली वाई। y के रेस्पेक्ट में इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 2x² 0, तो -2x², इसका आंसर हो जाएगा माइनस। जेड डायरेक्शन में फोर्स निकालते हैं
तो माइनस करली यू अपॉन करली जेड, जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x² इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 है, जेड का आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाता है -1। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है -2i कैप -2j कैप -k कैप। एक्स कंपोनेंट है उसके साथ में आई कैप लगा दिया, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप और जेड कंपोनेंट के साथ में के कैप। ऐसे करके ये जो फोर्स है ये हमने निकाला है। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप करना। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 3x माइनस 4y, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 1 kg। अगर इस पार्टिकल का मास 1 kg है तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर निकालो। देखो बेटे निकाल देते हैं इसका आंसर। सबसे पहले निकालेंगे फोर्स। फोर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में आएगा, जेड कंपोनेंट तो जीरो ही आना है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाला जाएगा माइनस करली यू अपॉन करली एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो -3 हो जाएगा, और माइनस तो एक बार से था 3 हो गया। वाई डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस करली यू अपॉन करली वाई, माइनस ऑफ -4, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू बन जाती है -3i कैप +4j कैप। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वो बन जाएगा फोर्स अपॉन मास, -3i कैप +4। और अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो, √3² +4², जो कि आ जाता है √5², ये बन जाता है 5 मीटर/सेकंड। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है 5 मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसको निकाला जा सकता है। चलो इस पे बेस्ड और क्वेश्चन है वो करते हैं। तो अपने पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है A/r⁶ -B/r⁴। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे इन दोनों, इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, या इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे जो r है उसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ r एट इक्विलिब्रियम। ये है अपने पास में क्वेश्चन। तो देखो फोर्स जो होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला है -du/dr, और जब इक्विलिब्रियम होगा फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि du/dr है वो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो d/dr ऑफ a, इसको मैंने लिख दिया r⁻⁻6 -b r⁻²। ऐसे a और b की पावर है उनके टर्म्स में इसको लिख। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। a एज इट इज r⁻⁻6 है तो -6 आगे r की पावर में से एक और कम हो, -b r की पावर है -12 तो -12 आगे r की पावर में से एक और कम कर दे, -30, तो -6a r की पावर -7 +12b r की पावर -13 इज इक्वल टू 0। 12b r की पावर -13 इक्वल टू 6a r की पावर -7। तो यहाँ से 6 से ये 12 है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2b r की पावर -13 इक्वल टू a r की पावर -7। r वाली टर्म्स है उनको मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, r की पावर -7 ओन -13,
इधर मैंने लिख दिया है 2b/a। ये बन गया है r⁶ इज इक्वल टू 2b/, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 2b/a की, ये बन जाता है यहाँ पे आंसर। ये हो जाता है इसका इक्विलिब्रियम पे सेपरेशन, यही है इसका फाइनल आंसर।